वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। आटम 2021 की अटेम्प्ट है और क्वेश्चन का टाइटल है पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 are under preparation. While reviewing revenues from contract with customers, following matters have been identified। और फिर क्वेश्चन में 4 मैटर्स हमें बताए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फिर ये बताया हुआ है कि डिस्काउंट रेट ऑफ 12% पर एनम मे बी यूज वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो किसी भी सिनेरियो में से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी तो उसके लिए हम 12% यूज कर लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज। इसका मतलब है कि जो डिटेल दी हुई होगी उसके हिसाब से एंट्री और बनती होगी। ऑलरेडी कुछ एंट्री पास हो चुकी होगी तो हमने फिर वो एंट्री पास करनी होगी जिससे सिचुएशन करेक्ट हो जाए। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो हम इस क्वेश्चन को में पार्ट वाइज हर पार्ट को वन बाय वन डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसके लिए क्योंकि हमें करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है, पहले तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि ऑन 1 नवंबर 2020 PML सोल्ड कार ए टू अल्फा लिमिटेड फॉर रुपीज़ 5 मिलियन की एक कार सेल की है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ 1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली, यानी 1 नवंबर को ही मिल जाएगा। एंड द बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। बाकी पैसे जो हैं वो 2 साल के बाद मिलेंगे। अब क्योंकि कार तो उसी टाइम पर डिलीवर हो रही है तो ये पॉइंट इन टाइम पर रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा है। पैसे जो फॉरन मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 4 मिलियन 2 ईयर्स के बाद मिलना है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेना चाहिए। अकाउंटेंट हैज रिकग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कार ए, दैट इज रुपीज़ 3.5 मिलियन, एंड रिमेनिंग रेवेन्यू वुड बी रिकग्नाइज्ड अपॉन रिसीट ऑफ बैलेंस फ्रॉम AL। तो ये अकाउंटेंट की तरफ से इनकरेक्ट एंट्री है कि जी कॉस्ट के इक्वल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया और बाकी पैसे मिलने पे रिकॉर्ड किया जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो 3.5 मिलियन की अमाउंट है ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन सही अमाउंट क्या है पहले उसको डिटरमिन करना ज़रूरी है। तो एक वर्किंग बना लेते हैं। एक तो जो हमें कैश रिसीव हो रहा है वो तो आप फॉरन रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरा 1 मिलियन। जो 4 मिलियन बाद में हमें मिलने हैं उसके लिए हम डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे 12% का। 2 ईयर्स का टाइम है तो 4 मिलियन इंटू 1.12, 12% की वजह से रेस टू पावर -2। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 3,188,776। टोटल हम कर लेते हैं तो 4,188,776 इतना रेवेन्यू हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि अकाउंटेंट ने जो रिकॉर्ड किया है वो जस्ट 3.5 मिलियन। तो अकाउंटेंट ने कम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है और रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो ज़्यादा बनता है। तो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। 4,188,776 में से 3.5 मिलियन निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो रेवेन्यू है वो जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो है 6,88,776। सेम अमाउंट से हमें रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। और सेकेंड एंट्री भी हमें पास करनी पड़ेगी। वो ये होगी कि जो रिसीवेबल, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना चाहिए। 12% का रेट है 1 नवंबर से। हमारा ईयर एंड जून में है तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ, फिर जनवरी से जून जो है वो 6 मंथ हैं। तो टोटल 8 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो जो अमाउंट हमने जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ली है, जो हमारा रिसीवेबल जितने का रिकॉर्ड हो रहा है उसके ऊपर हम ये कैलकुलेट करेंगे 3,188,776 12%। और 8 मंथ नवंबर से जून तक ये बनती है अमाउंट 255,102। तो रिसीवेबल इसमें डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये इनकम बननी चाहिए या रेवेन्यू, ये इस पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट जो है
इस तरह के अरेंजमेंट में इंटरेस्ट जो अर्न करना है उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इंटरेस्ट रेवेन्यू कहेंगे, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो इंटरेस्ट इनकम कहेंगे। तो ये सेकेंड एंट्री हमारी पास हो जाएगी, और ये हमारा सोल्यूशन है करेक्टिंग एंट्रीज का पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 के लिए भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। पेपर के अंदर आपको ये फॉर्मेट अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए, क्योंकि हर पार्ट को सेपरेट लेकर चल रहे हैं। आप एक ही बार हेडिंग्स जो हैं वो बना के नीचे एंट्रीज दे सकते हैं, और एंट्रीज के साथ जो पार्ट का रेफरेंस है वो मेंशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर पार्ट को सेपरेट करें। आप हर पार्ट को कंबाइन, चारों पार्ट्स को कंबाइन करके भी सोल्यूशन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो सेकंड ये सिचुएशन है इसमें है कि ऑन 1 जनवरी 2021 पीएमएल एंटर्ड इनटू 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा लिमिटेड टू सेल कार बी फॉर ₹3.5 मिलियन पर यूनिट, यानी एक कार 3.5 मिलियन की सेल करेंगे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेजेज मोर देन 10 यूनिट, इन 10 से ज़्यादा हो जाते हैं 11, 12, 13 ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जो कि जनवरी से 6 मंथ बनते हैं जून 30 तक जो हमारा ईयर एंड है, द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड, यानी जो ऑलरेडी यूनिट वो खरीद चुके होंगे उनकी कीमत भी कम कर दी जाएगी टू 3.4 मिलियन पर यूनिट। अच्छा, ये अब सिचुएशन जो है इसमें हमें रेवेन्यू को एस्टिमेट करना होता है। वेरिएबल कंसिडरेशन है, 3.4 भी हो सकती है, 3.5 भी, तो एक्सपेक्टेशंस को देखना पड़ता है। तो देखते हैं। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीएमएल कंक्लूडेड दैट बीएल विल मीट द थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट, यानी ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो 10 से ज़्यादा यूनिट खरीद लेंगे। BL purchased 11th unit of car B on 28 जून 2021, बिल्कुल ईयर एंड से 2 दिन पहले। तो क्राइटेरिया मीट हो गया। फॉर विच नो रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। BL हैज़ मेड पेमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11th यूनिट विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई 2021। पहले 10 यूनिट्स के पैसे वो 3.5 के हिसाब से दे चुके हैं, लेकिन अब 11th यूनिट के पैसे वो जुलाई में देंगे। लेकिन जब 11th यूनिट के पैसे देंगे तो एक तो डिस्काउंट उनका एलिजिबल हो गया, वो 3.4 मिलियन पे करेंगे इसके 11th यूनिट के, लेकिन जो पुराने यूनिट के वो एक्स्ट्रा पैसे दे चुके हैं वो भी सेटल होने होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं 11th यूनिट का, जो कि अब हमें कंफर्म है कि 3.4 मिलियन है। अच्छा, पहले भी जो रेवेन्यू है वो 3.4 मिलियन ही रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि पीएमएल ने ये शुरू में ही कंक्लूड कर लिया था कि जो बीटा लिमिटेड है वो क्राइटेरिया मीट कर लेगी, तो वो शुरू से ही 3.4 मिलियन का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। लेकिन कस्टमर को इनवाइस 3.5 मिलियन की जा रही थी, तो रिमेनिंग जो 0.1 मिलियन है या 1 लाख रुपए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अब हमें करना ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है वो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि क्राइटेरिया अब फाइनली मीट हो चुका है। तो पिछले 10 यूनिट पे वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है 1 लाख पर यूनिट के हिसाब से, 10 यूनिट्स पर 1 मिलियन की। तो जो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, जो हमने अब बीटा लिमिटेड से पैसे लेने हैं, जो हमारा इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट है, वो है 2.4 मिलियन। 3.4 मिलियन की 11th गाड़ी, 10 लाख रुपए पिछली 10 गाड़ियों के एडजस्ट हो जाएंगे, और 24 लाख जो हैं वो अब हमने उनसे रिसीव करने। ये हमारा बेसिकली सोल्यूशन होगा 11th यूनिट की एंट्री के टाइम। थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ऑन 1 Feb 2021, यानी अगर 1 Feb से ईयर एंड तक काउंट करें तो 5 मंथ का टाइम है, पीएमएल सोल्ड कार सी टू गैमा लिमिटेड फॉर ₹3 मिलियन एंड रिकग्नाइज द एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू। तो अगर कोई मजीद इशू ना हो तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपने कार सेल कर दी है तो आप उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। पीएमएल आल्सो प्रोवाइडेड जीएल ₹0.2 मिलियन इन 2 लाख रुपए मिलियन डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर अगर वो कोई भी स्पेयर पार्ट खरीदते हैं तो उनको 0.2 मिलियन इन 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। देर इज 80% लाइकलीहुड दैट जीएल विल रिडीम द डिस्काउंट वाउचर एंड विल परचेज स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ये डिस्काउंट ले लेंगे, तो इसको यानी हम एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर रिकग्नाइज करना चाहिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर नो स्पेयर पार्ट्स पर परचेज, क्योंकि 5 मंथ्स हुए हैं अभी तक उन्होंने नहीं खरीदे, लेकिन मजीद 7 मंथ्स बाकी हैं, और पहले ही बता दिया है कि पीएमएल ये जो है एक्सपेक्ट करती है कि वो 80% चांस है कि वो वाउचर को रिडीम कर लेंगे। पीएमएल नॉर्मली सेल्स कार सी फॉर ₹3 मिलियन विद नो डिस्काउंट वाउचर, यानी जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है वो भी 3 मिलियन ही है।
अब यहाँ पर जो इशू है, सिचुएशन 4 को देखते हैं। ऑन 20th Feb 2021, PML sold car D to Delta Limited with 1 year free maintenance services at a lump sum payment of 3.6 million। तो कार सेल की है, साथ मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, टोटल पेमेंट 3.6 मिलियन की है। पेमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च 2021 अपॉन डिलीवरी ऑफ कार डी टू DL, यानी जिस दिन डिलीवरी हो रही है, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है एसेट का, वो डेट 1 मार्च है। तो इसको रेलिवेंट जहन में रखेंगे। द रेवेन्यू ऑफ ₹1.2 मिलियन, जो कि 4 मंथ 4/12 बनता है 3.6 का, वो रिकग्नाइज हो गया है। तो ये गलत रिकॉर्ड हुआ है, ऐसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कार जो है वो उसका रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे रिकग्नाइज होना है, वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। जो मेंटेनेंस सर्विसेज का रेवेन्यू होगा वो 4/12 करके रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्होंने सारे का सारे ही 4/12 कर दिया। PML नॉर्मली सेल्स कार डी एंड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज सेपरेटली। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस जो हैं वो 3.5 मिलियन और 0.3 मिलियन रिस्पेक्टिवली हैं। तो यहाँ पर भी हमें एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस करनी पड़ेगी। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की बात करते हैं। सेल ऑफ कार 3.5 मिलियन, और मेंटेनेंस सर्विसेज 0.3 मिलियन। 3.8 मिलियन बन जाता है। अब जो अमाउंट एलोकेशन हमने करनी है, क्योंकि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो देखते हैं, दैट इज 3.6 मिलियन। तो 3.6 मिलियन इंटू 3.5 मिलियन डिवाइड बाई 3.8 मिलियन, तो हमारे पास एलोकेशन प्रोडेटा यानी करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। तो दैट वुड बी 3315,789 एंड 284211। तो प्रोपोर्शन वाइज अगर आप 3.6 मिलियन को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के उसमें एलोकेट करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था। जो सेल ऑफ कार है, इसका तो सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, जो कि हमने एलोकेटेड प्राइस निकाली है, सेम ले लेंगे। जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं वो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बनते हैं ये रेंट तक। तो वो 284211 का 4/12 करके रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये 94737 बनता है। जो टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए वो है 3410526। ऑलरेडी जो रिकॉर्ड किया हुआ है अकाउंटेंट ने वो कितना है वो देख लेते हैं, वो है 1.2 मिलियन। तो इसको निकाल दें, तो जो मज़ीद रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए वो है 2210526। इतनी अमाउंट से हमें जो है मज़ीद रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कस्टमर, क्योंकि लमसम पेमेंट कर चुका है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, बाकी को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड किया हुआ होगा, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ख़त्म कर देंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अमाउंट जो हमने वर्किंग में कैलकुलेट की है 2210526। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। ये वर्किंग आपके सामने है और ये उसकी एंट्रीज हैं। तो चारों पार्ट्स की जो एंट्रीज थी वो निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है सचल लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि सचल लिमिटेड सेल स्टैंडर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज मेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। This software package is sold at a price of rupees 1.5 million, payable before delivery with 30 days trial time and without any maintenance support after trial time. As per practice, it takes around 6 months for the customer to use the package independent of any support from SL. Practically, SL has to provide on-site support service for at least 6 months to almost all customers free of cost.
तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो तो 30 डेज का ट्रायल टाइम है, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो 6 मंथ्स का टाइम है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ कस्टमर्स रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट बियॉन्ड 6 मंथ्स, एसएल प्रोवाइड सर्विसेज अंडर अ फॉर्मल पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो 6 मंथ्स के बाद अगर किसी कस्टमर को सपोर्ट सर्विस चाहिए हो तो उसकी पेमेंट अलग से की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी अलग से होता है। प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फॉर द अबव स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज एट अ प्राइस ऑफ 0.3 मिलियन पर एनम। तो वो जो अलग से वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो पार्ट बी के अंदर बताई हुई है कि वो 0.3 मिलियन पर एनम के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सी पार्ट में है कि प्रोवाइड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ऊपर जो पार्ट ए में बात हो रही थी वो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की हो रही थी जो उन्होंने बनाया हुआ है और वो सेम सॉफ्टवेयर डिफरेंट कस्टमर्स पे आप जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हैं वो प्रैक्टिकली डिज़ाइन और डेवलप किए जाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। पेमेंट इज मेड मंथली बाय कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबल आवर्स ऑफ डेवलपर्स ऑफ एसएल, यानी जितना काम किया होता है डेवलपर्स ने उस हिसाब से उसके वो पैसे देते हैं। फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट इस सिचुएशन में, और सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। Thereafter, for next 3 years, maintenance service is provided at 5% of the contract price per annum. तो इसमें भी सर्विसेज इंक्लूड हैं और उसके अंदर शुरू की जो एक सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूडेड है, और बाद की जो सर्विसेज हैं उनका परसेंटेज डिसाइडेड है, लेकिन वो अलग से उनकी पेमेंट होगी और वो यानी ऑप्शनल है कि कस्टमर ले या ना ले, वो उसके बगैर भी वर्क कर सकता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन द कंसिडरेशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिटरमिनिंग अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू बाय सच लिमिटेड। तो इसको इस सारे कॉन्सेप्ट को तीनों सिनेरियोज को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, और सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो हमारा 5 स्टेप मॉडल है हर सिनेरियो पर अगर हम वो अप्लाई कर लें तो उससे कोई भी सिचुएशन जो है अंडर IFRS 15 वो प्रॉपरली क्लैरिफाई की जा सकती है। सो हम पार्ट वाइज इसमें से हर पॉइंट को देखेंगे। तो आंसर की तरफ आते हैं, तो हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उस पर हमारा पार्ट ए है उसको सॉल्व करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम पार्ट ए की सिचुएशन देखते हैं। तो इसमें जो पैकेज सेल किया जाता है तो ऑब्वियसली कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कब करेगा? तो पहला हमारा स्टेप है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्ट करेगा? जब एसएल और कस्टमर अप्रूव करेंगे अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे, उसका कमर्शियल सब्सटेंस होगा, और ये एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइस जो है वो एडवांस में कलेक्ट हो जाएगी। सो देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिटवीन एसएल एंड कस्टमर कंटेनिंग कन्फर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन एंड राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस, और प्राइस की एक्सपेक्टेशन है कि वो एडवांस में कलेक्ट हो जाएगी। हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है? हमारा दूसरा स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इसमें अगर हम देखें तो एक तो हमने सॉफ्टवेयर देना है, और दूसरी जो ऑन साइट सपोर्ट है ये कस्टमर में कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है कि ये भी देनी पड़ती है। तो बेसिकली देयर आर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। नंबर 1 एक्सप्लिसिट जो है कि हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, और नंबर 2 ये कि 6 मंथ ऑन साइट सपोर्ट देनी। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस के हिसाब से देखते हैं। एक तो जो हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज है वो 1.5 मिलियन हम टोटल पैसे ले रहे हैं, और 6 मंथ की ऑन साइट सपोर्ट भी दे रहे हैं। अब 6 मंथ की ऑन साइट सपोर्ट यहाँ पार्ट ए में नहीं बताई हुई, लेकिन पार्ट बी में बताई हुई है कि एनुअल चार्जेस उसके 0.3 मिलियन के होते हैं। सो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर सकते हैं हम। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है हमारी वो टोटल 1.5 मिलियन है, और हम इसके साथ ही इसका स्टेप 4 भी अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ एलोकेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिसमें हम ट्रांजैक्शन प्राइस को इस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है और दूसरा ऑन साइट सपोर्ट है। तो ऑन साइट सपोर्ट की अगर पहले बात करें तो 0.3 मिलियन जो पार्ट बी में गिवन है वो 1 साल का है, 6 मंथ का लेंगे तो 0.15 मिलियन बनेगा, और जो बाकी टोटल 1.5 मिलियन में से निकाल दें तो रेजुअल अप्रोच अप्लाई करते हुए 1.35 मिलियन जो है वो सॉफ्टवेयर को एलोकेट किया जा सकता है।
तो हमारा लास्ट स्टेप इस सिनेरियो में होगा कि हमें रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना चाहिए। तो रेवेन्यू शैल बी रिकग्नाइज्ड एज फॉलोज। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना लेते हैं तो वो प्रॉपरली डिलीवर हो जाएगा। और इसमें क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई चेंजेस तो होनी नहीं, तो जो 30 डेज़ का ट्रायल टाइम है ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए वी कैन से कि एफएल विल रिकग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सॉफ्टवेयर अपॉन डिलीवरी अगर वो ऑब्जेक्टिवली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है और टर्म ऑफ फुल पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो एडवांस में ली जा रही है। इस बात की रीजनेबल एविडेंस है कि क्लैरिटी है स्पेसिफिकेशन की कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, और इस वजह से जो 30 डेज़ का टाइम है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी कंसीडर होगी इस कॉन्ट्रैक्ट में। जहाँ तक बात है ऑन साइट सपोर्ट की, तो उसका रेवेन्यू ओवर 6 मंथ टाइम बेसिस पर, आप स्ट्रेट लाइन बेसिस को फॉलो करते हुए टाइम मेजर अप्रोप्रिएट है उस पर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पार्ट ए के जो स्टेप थे वो हमने कंप्लीट किए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। तो इसमें कंप्लीट जो इवेल्यूशन है कंसिडरेशन की वो यहाँ पे डिस्कस हो गई। अब पार्ट बी की बात करते हैं तो इसमें ये कि अलग से मेंटेनेंस एंड सपोर्ट दी जाती है और उसकी एनुअल प्राइस 0.3 मिलियन है। तो इसके सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो आसानी रहेगी। मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज जो दिया जाता है, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट। सेम बात है कि अगर ऐसी सर्विस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक की जाती है, पेमेंट टर्म्स डिफाइन होती हैं और कमर्शियल सब्सटेंस होता है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर प्राइस एडवांस में रिसीव होती है देन गुड, अदरवाइज आपको कलेक्टिबिलिटी यानी कि पैसे रिकवर हो जाएंगे, इसको भी असेस करना चाहिए। हमारा स्टेप 2 होगा टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि हमने मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विस देनी है। जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसकी वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 0.3 मिलियन फॉर 1 ईयर पीरियड। अब जब हम बात करते हैं एलोकेशन की, तो इन दिस सिचुएशन जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही सिंगल है तो एलोकेशन का तो कोई इशू नहीं आता, क्योंकि 0.3 मिलियन इसी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट करते हैं। और रेवेन्यू अब हम कब रिकग्नाइज करेंगे, स्टेप 5 की बात करते हैं। तो रेवेन्यू हमें रिकग्नाइज करना चाहिए टाइम बेस्ड मेजर पे और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यानी जितना टाइम गुजरता जाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में 8 मंथ्स गुजर चुके हैं और ईयर एंड आ जाता है तो 8 मंथ्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, पूरा साल गुजर चुका है तो पूरे साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। So SL will recognize revenue over 1 year period on straight line basis, as in this case input method is appropriate. The pattern of resources consumed by SL is evenly spread over the period of contract. कि हमारी एक जैसी तकरीबन जो है ना कॉस्ट भी लग रही होगी उस सर्विस को देने के लिए, तो उस हिसाब से टाइम बेस्ड मेजर सीम्स अप्रोप्रिएट और उस हिसाब से इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था जिसमें हमने ऑल 5 स्टेप पार्ट बी के ऊपर अप्लाई किए। अब पार्ट सी की बात करते हैं जिसमें हम एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है और बाद के कुछ चार्जेस हैं। तो इसके ऊपर भी अगर हम 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम बात हम लिखेंगे कि अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है टिपिकली इस तरह की चीज़ों के लिए, उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिफाइन है, पेमेंट टर्म्स डिफाइन है और कमर्शियल सब्सटेंस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अगर आप कलेक्टिबिलिटी ऑफ प्राइस को भी असेस कर लेते हैं कि पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, तो फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। हमारा स्टेप 2 होगा कि हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करें और इसमें हमें 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो रही हैं। एक तो हमने ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर देना है, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है फर्स्ट ईयर। तो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और डेवलप करना, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को, और उसी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। हमारा स्टेप 3 होगा टू डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस जो हम डिटरमिन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की ट्रांजेक्शन प्राइस अमाउंट में नहीं दी हुई, सिर्फ ये भी बताया हुआ है कि वो कस्टमर को चार्ज की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबल आवर्स ऑफ डेवलपर्स। तो रेट भी कोई नहीं गिवन। तो हम इसमें इतना ही बता सकते हैं
कि द टोटल प्राइस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो डिफाइन एंड चार्जेबल आर, रेट जो होगा जो भी, और एग्जैक्ट अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अदरवाइज हम उसके मुताबिक कैलकुलेशंस कर सकते थे। फिर है स्टेप 4 की बात। तो स्टेप 4 होगा कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। तो हमारी एलोकेशन कैसे होगी, तो ये बताया हुआ है कि मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाद में, और सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस सर्विस। तो ये 10% से आइडिया मिल रहा है कि इसका मतलब है कि एक साल की जो मेंटेनेंस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 10% होती है, और बाकी 90% जो पैसे हैं वो सॉफ्टवेयर के हैं। तो सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन से रिलेटेड जो अमाउंट है हमारी 90% की, वो हम सॉफ्टवेयर को एलोकेट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 90%, और 10% अमाउंट जो है वो हम एलोकेट कर देंगे अपने मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज को। और ये हमने किस बेसिस पर कैलकुलेट किया है, ये इस बेसिस पर की है क्योंकि सब्सिक्वेंट जो ये मेंटेनेंस सर्विस की उन्होंने अमाउंट बताई हुई है, वो बताई हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 10% होगी। तो इससे हमने स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ली कि अगर अलग से ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं तो कितने की दी जाती हैं, वो 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर दी जाती हैं। हाँ, फर्दर जो बाद में होगा, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी नहीं कि हिस्सा हो, अगर कोई कस्टमर ऑप्शनली उसको इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो ये है कि सेकेंड ईयर के लिए हमने 10%, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 3 नेक्स्ट ईयर हैं उनके लिए हमने 5% की अमाउंट इनकॉर्पोरेट करनी है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये इन्वॉल्व होगा अकॉर्डिंगली उसके अंदर इसको शामिल कर लेंगे। हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो इसमें हम रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करेंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो रेवेन्यू शैल बी रिकग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन। जो मंथली पेमेंट होगी वो ये कंफर्म करती है कि हमारा इन्फोर्सेबल राइट आ रहा है, और हम इसमें जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो ओवर टाइम परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम इसको जो है ओवर टाइम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। उस हिसाब से हमें प्रोग्रेस को भी मेजर करना होगा कि कितना काम कंप्लीट हो गया, उस हिसाब से जितने पैसे मिल रहे हैं हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज की, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि टोटल अगर 5 ईयर पीरियड होता है कि एक कस्टमर फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है, नेक्स्ट ईयर 10% पे, और उसके बाद 3 साल 5% पे, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी पीरियड वाइज इक्वल रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि टिपिकली आपका एक जैसा मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा लग रहा होगा, आल दो जो आप कस्टमर से पैसे ले रहे हैं वो डिफरेंट वे में ले रहे हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो बाय द टाइम आपका जो कॉस्ट है सपोर्ट देने पे वो रिड्यूस होती जाती है, तो आपको फिर उस हिसाब से इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर साल में इक्वल आपका एक्सपेंस हो रहा होता है, इनपुट लग रहा होता है इस पर, तो फिर आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पर भी इसको ओवर 5 ईयर्स रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने 3 डिफरेंट सिचुएशंस में उसको इवेल्युएट करना था। IFRS 15 के मुताबिक हमने 5 स्टेप मॉडल को प्रिसाइजली यूज़ किया और स्टेप वाइज हर पॉइंट को डिस्कस किया आप लोगों के साथ। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में IFRS 15 का पास्ट एग्ज़ाम आटम 2020 कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, और ये टोटल जो है 15 मार्क्स के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये पेपर में, तो हम हर पार्ट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि हर पार्ट जो है वो अलग से डिस्कस होने वाला है। तीनों पार्ट जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। तो पहला इसमें से पार्ट है स्टूपा लिमिटेड सेल्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एट फॉलोइंग स्टैंड लोन प्राइसेस। तो हमें 3 प्रोडक्ट्स हैं E1, E2, E3, और उनकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस गिवन है। कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। यानी इसमें भी जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो सेपरेट हैं, तो हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 है कि SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ अबव प्रोडक्ट, यानी E1, E2, E3 तीनों का एक एक आइटम फॉर 90,000, यानी ये तीनों मिलाकर
90,000 में। SL regularly sells 1 unit each of E2 and E3 together for 70,000। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं E2 और E3, ये रेगुलरली वो 70,000 में भी पैकेज सेल करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इनको तीनों को E1, E2, E3 को एलोकेट कैसे करना है। तो उसके लिए हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं एलोकेशन के लिए। तो सबसे पहले इस टेबल में हम प्रोडक्ट्स मेंशन कर लेते हैं, E1, E2, E3, और फिर उनकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस देखें तो E1 हम सेपरेटली जो सेल करते हैं वो 30,000 की है, जबकि E2 और E3 कोई भी हमसे 70,000 में ले सकता है। तो इस तरह टोटल 100,000 में ये तीनों प्रोडक्ट का एक एक यूनिट कोई रूटीन में ले सकता है अगर स्टैंड लोन प्राइसेस को देखा जाए। उसके बाद अगर एलोकेशन वाइज अब हम देखेंगे तो हमने जो एलोकेट करनी है अमाउंट वो क्वेश्चन में जो बताई हुई है दैट इज 90,000। अब इस 90,000 को जो एलोकेट करेंगे तो वो 30 और 70 की रेशो में करेंगे। तो 90,000 इंटू 30/100, ये 30 दिस एंड 100 दिस। तो 90,000 को जब इसमें एलोकेट किया तो दैट इज 27,000, और अब इसी तरीके से 90,000 इंटू 70/100, दैट इज 63,000। तो ये एलोकेशन हमारी हो गई है। इससे हमें E1 की इस पैकेज के अंदर प्राइस जो हमें एलोकेट करनी है वो पता चल गई। अब 63,000 को एलोकेट करना है E2 और E3 में, तो उसके लिए हम यही स्टेप एक बार फिर रिपीट करेंगे। तो अब अगर हम देखते हैं तो E2 की जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन में वो 30,000 और E3 की 50,000 गिवन है। और इस तरीके से अगर ये अलग अलग सेल होती हैं तो फिर 80,000 टोटल हमें मिलते हैं। लेकिन अब इनको एलोकेट कितनी अमाउंट करनी है, हमने एलोकेट हमने करनी है 63,000। तो इस 63,000 को 30/80 में एलोकेट करते हैं 20,625, और इसी 63,000 को 50/80 के हिसाब से एलोकेट करते हैं तो प्रोपोर्शन वाइज 39,375। तो अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट है। हम अपनी अमाउंट्स बता सकते हैं कि E1 27,000, E2 23,625 एंड E3 39,375, और इस तरीके से पूरे 90,000 हमारे एलोकेट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ E1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ E3 फॉर 104,000। तो इसको भी हम सेम वे में एलोकेशन का एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। तो प्रोडक्ट है जी हमारे पास E1 और E3 के 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर अगर आप रूटीन में देखें तो E3 का एक यूनिट 50,000 का, 2 यूनिट्स 100,000 के होंगे। तो इस तरीके से अगर ये हम अलग अलग हम सेल कर रहे होते तो 130,000 की सेल करते, लेकिन अब हमें एलोकेट करना है 104,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको अब हम एलोकेट करते हैं 104,000 इंटू 30/130 एंड दैट इज 24,000, एंड 104,000 इंटू 100/130, तो दैट इज 80,000। तो ये हमारी अमाउंट एलोकेट हो जाती हैं। इसमें अगर आप E3 का पर यूनिट देखें वो 40,000 पर यूनिट है, 2 यूनिट्स मिलाकर हम जो है वो 80,000 की उसको अमाउंट एलोकेट कर रहे होंगे। तो अलग अलग अगर यूनिट करना हो तो दैट इज सिंपली 40,000। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 Koshan Construction Limited entered into a contract to construct a commercial building for a customer for rupees 50 million and a bonus of rupees 10 million। तो 50 मिलियन की फिक्स प्राइस है और 10 मिलियन की जो है वो बोनस किसी क्राइटेरिया पे मिलना है, तो इस वजह से 10 मिलियन वेरिएबल प्राइस है। इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2019, ओके, टिल 30 जून 2019, जब तकरीबन 9 मंथ्स हो गए थे कॉन्ट्रैक्ट को, KCL एक्सपेक्टेड दैट द बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन।
तो इस टाइम जी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50 मिलियन की फिक्स प्राइस भी मिल जाएगी, 10 मिलियन का बोनस भी मिल जाएगा, टोटल 40 मिलियन की कॉस्ट लगेगी, तो 20 मिलियन सेव हो जाएंगे. However, due to bad weather and time involved in regulatory approval, the building was completed on 28th Feb. तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हुई और 2 मंथ्स लेट हो गया, और टोटल कॉस्ट भी जो लगी वो 42 मिलियन की लगी, ऑफ विच 26 मिलियन वाज इनकर्ड टिल 30 जून. तो जो ईयर एंड था 2019 का, उस तक 26 मिलियन इसमें से कॉस्ट लग चुकी थी, और बाकी फिर बाद में 2020 के अंदर लगी. तो कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ गई, जस्ट 2 मिलियन. लेकिन जो मेन इशू आया वो ये कि एक्चुअली बोनस नहीं मिला, कि जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि बोनस मिल जाएगा. अब यहाँ पर भी दो पार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑब्लिगेशन ओवर टाइम होगी तो कैसे डील करेंगे, और एट अ पॉइंट इन टाइम होगी तो कैसे डील करेंगे. तो पहला है कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंड 2020 इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम. और दूसरा है एट अ पॉइंट इन टाइम. तो हम सेपरेटली देखेंगे, पहले ओवर टाइम को देखते हैं. तो ओवर टाइम वाले में देखें तो हमें परसेंटेज कंप्लीशन को फोकस करना होगा. जितना काम 2019 में कंप्लीट हुआ होगा उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, उसी हिसाब से कॉस्ट रिकग्नाइज करेंगे और प्रॉफिट आएगा. और फिर 2020 में देखेंगे. तो 2019 में हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम बोनस ले लेंगे, और 2020 में वो एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं हुई. तो 2019 इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही बनेगा हमारी कैलकुलेशन में. तो पहले हम एक ब्रीफ से परफॉर्मा बना लेते हैं. तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कॉस्ट जो लगेगी वो 40 की लगेगी, क्योंकि 2019 में हमें एक्चुअल डाटा नहीं पता 2020 में जो हुआ होगा, और उसमें से हमारी कॉस्ट जो लग चुकी थी वो 26 की थी. तो इट मीन्स कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि काम हमारा जो है वो 65% कंप्लीट है. और इस बेसिस पर बाद में तो जाके काम जो है वो 100% ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2020 में तो फेब में ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे तो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. रेवेन्यू जो है, जब आप टोटल रेवेन्यू जो एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट वाज 50 + 10, यानी बोनस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसका 65% जब आप टोटल लेते हैं तो आप 39 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस बेसिस पे आपने रिकग्नाइज कर लिया. कॉस्ट जो है, क्योंकि हमने कॉस्ट की बेस पर ही परसेंटेज ली है, तो कॉस्ट सीधी सीधी 26 की आप रिकग्नाइज कर लेंगे, और इस बेस पर जो हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट होगा दैट वुड बी ऑफ 13. तो हमने 13 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया. अब 2020 में सिचुएशंस चेंज हो गई. 2020 में हम कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे? अब 2020 में हमारी एक्सपेक्टेशन अब जो क्लियर हो गई कि हमें रेवेन्यू 60 का नहीं मिलना, हमें तो सिर्फ 50 मिलना है, और उस 50 में से भी 39 हम लास्ट ईयर रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब हम सिर्फ 11 का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे. इसी तरह कॉस्ट हमारी टोटल 42 लगी है, जिसमें से 26 लास्ट ईयर रिकग्नाइज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग हम कॉस्ट 16 की रिकग्नाइज करेंगे. और इट मीन्स कि हमें इस साल में लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा 5 का. तो फर्स्ट ईयर में हमने 13 का जो है वो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, और सेकंड ईयर में 5 का लॉस रिकॉर्ड किया. ओवरऑल दोनों सालों में कॉन्ट्रैक्ट में मिला के हमें 8 का प्रॉफिट हुआ, जो कि क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन है कि हमें 50 का रेवेन्यू मिला और 42 की कॉस्ट लगी. तो नेट प्रॉफिट हमें 8 का हुआ, लेकिन वो ओवर द पीरियड रिकग्नाइज हो रहा है. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 अगर देखें तो उसमें सेम डाटा है, लेकिन पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम. पॉइंट इन टाइम पर लेंगे तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी. सिंपल परफॉर्मा बनाते हैं. तो 2019 में तो हमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना, क्योंकि जो पॉइंट इन टाइम है, जब हमारा काम कंप्लीट हुआ है, तो दैट वाज इन 2020. और इसका मतलब है कि 2019 तक तो वो पॉइंट इन टाइम ही नहीं आया जिस पर हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना हो, जिस पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई हो. तो हमें सारे का सारा रेवेन्यू 2020 में रिकग्नाइज करना है. तो हम 50 का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, 42 की कॉस्ट रिकग्नाइज करेंगे, और सिंपली 8 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे. इसी क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है. द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रॉमिस बाय कस्टमर अफेक्ट द एस्टिमेट ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस. तो क्वेश्चन में पूछा हुआ डिफाइन द टर्म ट्रांजेक्शन प्राइस एंड लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट में अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस.
तो बेसिकली इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं, हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को डिफाइन करना है और फिर फैक्टर्स को सिंपली लिस्ट डाउन करना है। तो मैं ब्रीफली बहरहाल आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन लिखेंगे। द ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड, जो हमें मिलेंगे इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विस टू अ कस्टमर, एक्सक्लूडिंग अमाउंट्स टू बी कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। जैसे हम गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो पैसे कस्टमर से हमने लिए होते हैं, लेकिन वो हमारे पैसे नहीं होते, वो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं। तो जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पर आपने पैसे कलेक्ट किए होते हैं वो ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं होते। तो ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हमने फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो अफेक्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो इसमें एक फैक्टर होता है वेरिएबल कंसिडरेशन, जैसे बोनस था अभी पार्ट बी के अंदर जो हमने डिस्कस किया। फिर कॉन्स्टेंट्स ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन, भाई वो बोनस किन क्राइटेरियाज पर मिलेगा, उसके क्या चांसेस हैं। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ऐसा तब होता है जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या तो उससे बहुत पहले पैसे रिसीव कर रहे हो या उसके बाद में पैसे रिसीव कर रहे हो, जहाँ पे रेवेन्यू और कैश की टाइमिंग मैच कर रही होगी और या उसमें बहुत कम फ़र्क होगा तो वहाँ पर तो इशू नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे रेवेन्यू रिकग्नाइज करने की टाइमिंग और जो कैश आपको रिसीव हो रहा होगा उसकी टाइमिंग में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी इंटरेस्ट का इफेक्ट भी आपने लेना होगा। फिर है नॉन कैश कंसिडरेशन। बाज़ औक़ात हम जब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो हम कैश में पैसे नहीं ले रहे होते कस्टमर से, नॉन कैश कंसिडरेशन ले रहे होते हैं, तो इसको फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। एंड कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, तो बाज़ औक़ात हमने जो कस्टमर से पैसे लेने होते हैं साथ ही हमने कस्टमर को कोई बेनिफिट भी पहुंचाना होता है। जैसे आपने अगर अपना सामान बेचने के लिए कस्टमर को डीप फ्रीज़र भी दिया है तो वो अमाउंट है जो आपने कस्टमर को पे कर दिया, तो ये रेवेन्यू में से माइनस कर दी जाती है। तो ये टोटल फैक्टर्स थे, दैट्स द होल क्वेश्चन जिसके तीनों पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।